सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर 8, जो कि है आपका प्रोस्पेक्टस, आपके सेकेंड यूनिट का चैप्टर 8। तो यहाँ पे जितना भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं सब आपके पेपर में आएगा और आपको दिखेगा पेपर में। तो हम बिना देरी किए हुए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, प्रोस्पेक्टस होता होता क्या है। जब एक कंपनी एक अपने शेयर से डिवेंचर इशू करती है, उस टाइम उससे पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनीज की सारी डिटेल्स लिखी रहती है, जिसमें उसके लाइबिलिटीज, एसेट्स, एटसेट्रा सबके बारे में पूरी डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी वही लिखा है, प्रोस्पेक्टस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनीज व्हेन दे वांट टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय ऑफरिंग शेयर्स और डिवेंचर। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो कि हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 का पार्ट है। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे प्रोस्पेक्टस को। तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 of the Companies Act 2013, a prospectus is any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement, or other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। तो गाइस, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद आपका था ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उसे देख लेते हैं क्या क्या है। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ prospectus is to give full and fair disclosure of the company affair to potential investors, so they can make informed decision. It helps in raise capital from the public and builds trust in the company. A prospectus also act as a legal document that binds the companies to its statements and promise made to investors। तो ये तो, हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा है, प्रोस्पेक्टस एक लीगल एंड सेपरेट एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी को बाइंड करता है, जो उसने प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको फॉलो करे और अपने प्रोमिस को निभाए। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम उसे देख लेते हैं। तो पहला है आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 के अंदर ही आता है। तो इसे इशू किया जाता है। इसमें ना आपके प्राइस नहीं होता है, इसमें प्राइस पब्लिक मतलब देखती है कि इस कंपनी का जो शेयर है, इसमें इसको कितना प्राइस, ये कितनी वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, इशूड बिफोर द एक्चुअल इशू प्राइस इज डिसाइडेड, कॉमन इन बुक बिल्डिंग इशूज। और जिसका हाईएस्ट प्राइस होता है बिडिंग में, उस प्राइस को सिलेक्ट कर दिया जाता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि हमारा सेक्शन 31 का पार्ट है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 32 का पार्ट है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस 31 का पार्ट है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? इशूड बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक फॉर मल्टीपल इशू ओवर अ पीरियड विदाउट इशूइंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस ईच टाइम। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, प्राइस से लेके एसेट लायबिलिटी कंपनीज की सब कुछ लिखी रहती है उस पे। और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बाद आपका आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन 25 का पार्ट है। डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स टू बी एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इवन इफ इशूड थ्रू इंटरमीडियरीज। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस आप इसे एक समरी कह सकते हैं, जिसमें प्राइस लिखा रहता है शेयर्स की। इसके बाद आपका था ब्रिज प्रोस्पेक्टस। ब्रिज प्रोस्पेक्टस जो आप देख सकते हैं, ये ब्रिज ब्रिज प्रोस्पेक्टस और डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसमें ज्यादा अंतर तो है नहीं। लेकिन ब्रिज प्रोस्पेक्टस है, ये सेबी की तरफ से मैंडेटरी है। तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का पार्ट है। अ ब्रिज समरी ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स फॉर द इन्वेस्टर्स। तो अब ब्रिज प्रोस्पेक्टस है, उसमें मिनिमम टू मिनिमम वर्ड्स में कंपनी की पूरी समरी लिखी रहती है। इसके बाद आपका आता है प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 389। तो कुछ प्रोस्पेक्टस ऐसे भी होते हैं जो जो आउटसाइडर है उनके लिए बनी रहती है। तो इशूड बाय फॉरेन कंपनीज इनवाइटिंग इंडियन इन्वेस्टर्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन 26 का पार्ट है। As per Section 26 of the Companies Act 2013, the content of a prospectus must include company's details, name, address, registration details. इसके बाद details of directors, promoters, and managerial personnel, capital structure, and shareholder pattern.
objectives of the issue, and how the funds will be used, financial statement, auditor reports, and past performance, risk factor, litigation, and लीगल प्रोसीजर। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। देख लेते हैं सम लीगल requirements under the Companies Act 2013. A copy of the prospectus must filed with the registrar of a company's ROC। तो आरओसी के थ्रू आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो फिल्ड होना चाहिए बिफोर बीइंग इशूड टू द पब्लिक, सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 के अंदर। तो मस्ट बी इशूड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको जब भी आप रजिस्टर करते हैं आरओसी के थ्रू, और तो आपको ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको 90 डेज के अंदर इशू करना पड़ेगा। Must be dated and signed by all directors of the authorized representatives। तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके साइन लगते हैं इस पे। मस्ट नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन, और इसमें भी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34 एंड 35, तो कुछ मिस स्टेटमेंट भी होती है जिसके लिए आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, प्रोस्पेक्टस कंटेन्स एनी untrue or misleading statements or omits any material information, it is considered as misstatement। Civil liability, section 35, person's responsibilities are person responsible, directors, promoters, expert। तो यहाँ पे है, अगर शेयर होल्डर का कुछ नुकसान होता है आपकी मिस इंफॉर्मेशन की वजह से, तो इसके लिए डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट लायबल होंगे। और क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34 के अंदर ये आता है, willful misstatement can lead to imprison imprisonment up to 10 years और फाइन अप टू 10 lakhs। तो यहाँ इसके लिए आपको 10 साल की जेल और 10 लाख का फाइन भी देना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है बुक लीडिंग। बुक बिल्डिंग इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ अ प्राइस डिस्कवरी यूज्ड इन पब्लिक इशू। इन दिस process, bids are collected from investors within the price band. Based on demand, the final price cutoff price is decided. This method is mostly used in initial public offering, जिसे आप IPO कहते हैं, and ensures transparency and better pricing of securities। इसके बाद आपका आता है समरी, और यहाँ पे एक ये भी है कि रेड हियरिंग बुक बिल्डिंग यहाँ पे आता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे एक समरी भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आपकी पेपर में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द मेन प्रोस्पेक्टस, आई मीन ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस विथ रिलेवेंट सेक्शंस। थर्ड, डिस्कस द लीगल contents of a prospectus as per section 26। What are the legal consequences of a misstatements in a prospectus? What is book building? How does it differ from the traditional pricing method? यहाँ पे कुछ आपके मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, आपके एग्जाम्स भी बहुत नियर है, तो पढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।